नेक्स्ट हमारा फिर टॉपिक है 12th वाले पोर्शन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। और मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड बोलने का मतलब ये, स्टैटिक मतलब चार्जेस जो है वो रेस्ट पे होने चाहिए। ठीक है, तो चार्जेस के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज मुझे लगता है सबको आइडिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बेसिक चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि चार्जेस दो टाइप के हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव है। चार्ज कंजर्व है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज में एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। एडिटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब हम चार्जेस को ऐड करते हैं, जब हम बोलते हैं क्यू नेट, तो क्यू नेट का मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव उनको साइन के साथ ऐड करना। चार्ज कंजर्व का मतलब ये है कि पूरे जितने भी पूरा यूनिवर्स का टोटल अगर हम चार्ज निकालेंगे तो टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। तो कभी भी चार्ज हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो सकता है। और नॉर्मली जो शिफ्टिंग होती है रबिंग के थ्रू या इंडक्शन के थ्रू, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। जैसे हमने एग्जांपल एक तो ये पढ़ाई है सबने एग्जांपल, कि अगर मान लो कि एक ग्लास रॉड है, क्यों भाई, और इस ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क क्लोथ से रब करते हैं तो क्या ये ग्लास रॉड चार्ज हो जाती है? या बचपन में कागज के टुकड़े स्केल बालों में रगड़ के उसको तो उठाया ही है ना, अट्रैक्शन कराया ही है। तो वो स्केल जब हमने बालों में रब किया तो रब करने से क्या हुआ, वो स्केल की जो सरफेस है वो चार्ज हो गई। तो वैसे ही कैसे, जैसे ग्लास को अगर हम सिल्क क्लोथ से रब कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि ग्लास का जो सरफेस है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लोथ जो है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जरा बताओगे कि कौन किधर शिफ्ट हुआ है, चार्ज किधर से किधर शिफ्ट हुआ है, बोलो। तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि शिफ्टिंग किसकी हुई है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लोथ। ठीक है ना। तो ग्लास रॉड का जो मास है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा डिक्रीज होगा। क्लियर है। बेसिक प्रॉपर्टीज में बताओ, कोई प्रॉपर्टी अगर डाउट है, कुछ पूछना है तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और अगर बेसिक बातें सारी मालूम है तो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना। चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, ठीक है। देन इट फॉलोज एडिटिविटी, ठीक है ना, इट फॉलोज एडिटिविटी। क्लियर है ये सारी बातें। क्वांटाइज का मतलब ये है कि किसी के ऊपर भी जो चार्ज होगा वो एन टाइम्स ई के बराबर होगा। एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर क्या बल्कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। और ई जो है वो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, विच इज 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के फॉर्म में ही होगा। बोलिए, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, बताओगे, कोई बताएगा कोई, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? हम्म, इलेक्ट्रोस्कोप एक वर्ड यूज करते हैं, क्या मतलब है इसका, क्या इंस्ट्रूमेंट है ये? हम्म, इलेक्ट्रोस्कोप में, इलेक्ट्रोस्कोप इज बेसिकली यूज टू मेजर चार्ज, ठीक है ना। चार्ज मेजर करने के काम में आएगा। और मेजर कैसे करते हैं इससे चार्ज? तो ऐसे समझो कि इसमें हम लोग पहले तो एक बॉक्स के अंदर, वैक्यूम बॉक्स ऐसे समझ लो, और उसमें हम लोग एक मेटल रॉड को कनेक्ट करते हैं। और ये जो मेटल रॉड है ये इस बॉक्स के अंदर जा रही है, ठीक है। इस मेटल रॉड के एंड पे गोल्ड लीव्स यूज करते हैं। गोल्ड लीव्स या कोई भी मेटल का यूज कर सकते हैं वैसे तो।
और इन दोनों गोल्ड लीव्स के बीच का जो एंगल है वो हमें दिखाई देता है। मतलब क्या होगा कि जब हम किसी भी चार्ज बॉडी को, यानी जैसे ये जो ग्लास रॉड ही थी, इस ग्लास रॉड को अगर हम इस मेटल रॉड से टच करेंगे तो ये जो चार्ज है ये मेटल रॉड से होता हुआ गोल्ड लीफ पे पहुंच जाएगा, और गोल्ड लीव्स क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। तो उनका जो डाइवर्जेंस एंगल है वो हमें चार्ज के बारे में बता देगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम सिर्फ ये बात याद रख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस एंगल होगा, डाइवर्जेंस एंगल विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, डाइवर्जेंस एंगल इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बोलिए, नोट कर लिया इतना? और एक पॉइंट और याद रख लो, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड। बॉडी को हम किस किस तरह से चार्ज कर सकते हैं? तो बॉडी को चार्ज करने के तरीके हैं यूजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है बाई रबिंग। सिंपली रब करेंगे तो भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। देन आएगा बाई टचिंग। ठीक है। देन बाई इंडक्शन। ठीक है। एंड बाई अर्थिंग। तो अर्थिंग हम लोग वैसे डिटेल में पढ़ेंगे। इंडक्शन क्या होता है ये क्लियर है? इंडक्शन का मतलब ये कि जैसे कोई भी बॉडी है, मेटल स्फेयर अगर है, और अगर हम इस मेटल स्फेयर के पास में इस ग्लास रॉड को लेके आए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके पास लेके आए हैं, तो पास लाने भर से क्या होगा, क्या इस मेटल स्फेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव इधर आ जाएगा, आएगा ना। तो ये भी एक तरह से चार्ज हो गया, मेटल स्फेयर का लेफ्ट हैंड साइड निगेटिवली चार्ज हो गया और राइट हैंड साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया, दिस इज फॉर इंडक्शन। इंडक्शन लेकिन मेटल ऑब्जेक्ट्स में ही होगा। देख लो एक बार जो बातें लिखी हुई है, किसी में डाउट है पूछिए। नेक्स्ट इज, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें कूलम्स लॉ। ठीक है। कूलम्स लॉ इज, कूलम्स लॉ गिव्स अस वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये ध्यान रखना, जो चार्जेस है वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये सपोज एक तरफ हमने कोई चार्ज लिया है प्लस Q1 और एक तरफ चार्ज लिया है प्लस Q2, दे आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R। अब अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा, देखो इसके ऊपर जो फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं F21, और इसके ऊपर जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं F12। मतलब F21 का मतलब हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाई 1, एंड F12 का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बाई 2। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है F12 या फिर F21, तो इनका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो इट इज सिंपली 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। जिसमें ये जो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट लिखा हुआ है इसको हम लोग कैपिटल K से भी डिनोट कर देते हैं, और इसका वैल्यू होता है SI यूनिट में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अपसाइलन नॉट को क्या बोलते हैं? अपसाइलन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अपसाइलन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, फोर्स रिपल्सिव है या फिर अट्रैक्टिव है, तो ये कैसे डिसाइड होगा? क्यों भाई? तो ये तो मालूम ही है, खैर लिखते जाओ बस। अट्रैक्टिव अगर होगा अगर अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, और रिपल्सिव बनेगा अगर ये लाइक चार्जेस होंगे। ठीक है। परमिटिविटी की भी वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे नोट करके लिखते जाना। अगर हम when charges are kept
when charges are kept in some other medium, ठीक है। तो उस केस में हम लोग अपसाइलन नॉट को रिप्लेस करते हैं अपसाइलन नॉट इनटू अपसाइलन आर से, या फिर इसको अपसाइलन नॉट के बोल देते हैं। अपसाइलन आर अगर लिख रहे हैं तो इसको ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, और अगर के लिखा हुआ है तो इसको बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम लोगों के लेवल पे दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, ये मॉडिफाई हो जाएगी 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये के टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। देखो अगर ये चार्जेस हम किसी और मीडियम में डाल देते हैं तो ये फोर्स के टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, मान लो कभी जरूरत पड़ेगी, आई कैप जे कैप में दिया हुआ है, तो आई कैप जे कैप में कैसे लिख सकते हैं? मान लेते हैं कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। ये हो गया Q1 R1 वेक्टर पे, ये हो गया Q2 R2 वेक्टर पे। तो इस Q1 का Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स, लेट्स से इसको हम लोग बोल रहे हैं F21, तो ये जो फोर्स होगा वो R21 के अलोंग लगेगा, R21 वेक्टर हो जाएगा। तो F21 की वैल्यू क्या लिखोगे? F21 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 R21 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ठीक है ना। R21 बेसिकली R2 माइनस R1 बनेगा। बट ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब तुम्हें आई कैप जे कैप में दिया हो, अदरवाइज तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, जैसे इसमें बताना है एक छोटा सा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है साइड ए का, और उसके चारों कॉर्नर्स पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा हुआ है। तो हमें निकालना है हाउ मच चार्ज should be placed at center such that all charges are in equilibrium। निकालो इसको, सिंपल क्वेश्चन है। कर लिया होगा सभी ने, बताना है। देखो सेंटर पे हम लोग कितना चार्ज रखें, तो पहले तो एक बात ये समझो कि नेगेटिव चार्ज रखना होगा हमको। नेगेटिव इसलिए रखना होगा क्योंकि ये जो क्यू के ऊपर फोर्सेज लग रहे हैं, भाई एक एफ कैपिटल क्यू से इधर, एक एफ कैपिटल क्यू से इधर, और एक एफ, एफ नहीं होगा बल्कि ये F/2 होगा, वो कैपिटल क्यू की वजह से इधर, और ये जो स्मॉल क्यू है माइनस क्यू, ये इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाए एफ रिजल्टेंट, तभी बैलेंस हो सकता है। तो एफ रिजल्टेंट की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगी √2F प्लस F/2। देखो ध्यान से, तो एफ रिजल्टेंट को हम लोग लिखेंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बनेगी A/√2, एंड दिस इज इक्वल टू √2 प्लस 1/2 टाइम्स एफ। एफ किसी एक की वजह से है तो किसी एक की वजह से होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। नेगेटिव लेंगे, ये भी क्लियर है सभी को, क्यों भाई? नेगेटिव लेंगे, ये भी सभी को क्लियर है ना? यस सर।
नेक्स्ट एक बताना, मान लेते हैं कि एक तरफ का चार्ज है +4q और एक तरफ का चार्ज है -9q, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस d। ठीक है, क्वेश्चन है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज be placed such that all three charges are in equilibrium. All three charges are in equilibrium. देखो इसको करो, also find nature and magnitude of third charge. देखो करो ट्राई। देखो हमें इसके लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है, और पॉजिटिव रखना चाहिए या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज रखना होगा तभी बैलेंस हो पाएगा। ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम है ना। तो सपोज करते हैं कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पे रखा जाए। तो तुम ध्यान से देखो, इस -q के ऊपर 9q की वजह से फोर्स और 4q की वजह से फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो अगर हम केवल इसके लिए इक्वेशन बनाए तो हमें इक्वेशन बनेगी kq 9q अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k q 4q अपॉन x का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 अपॉन d प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। तो यहां से आपको x की वैल्यू तो मिल गई, सबसे पहले d के इक्वल मिल रही है क्या? d के इक्वल 2d के इक्वल 2D की। ये तो निकला इसके ऊपर बैलेंस करके। अब इसी तरह से तुम अगर 9q के ऊपर फोर्स बैलेंस करो तो 9q के ऊपर -q की वजह से और 9q के ऊपर 4q की वजह से फोर्स बैलेंस करो। तो 9q के ऊपर अगर बैलेंस करेंगे तो लिखेंगे k 4q 9q अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू k 9q इंटू स्मॉल q अपॉन d प्लस एक्स का स्क्वायर। तो d प्लस एक्स तो पता है ना, तो यहां से स्मॉल q की वैल्यू आएगी, कितनी आती है? स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आती है भाई? 9q कैंसिल, k कैंसिल, ये आ जा रहा है 36q के आसपास। देखो बताओ, दो तीन बातें हैं, सब क्लियर है या नहीं? डिस्टेंस कहाँ रखनी है वो क्लियर है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है वो क्लियर है। बताओ कोई डाउट है तो। नो सर। पहले आंसर गलत बता रहे थे तो भी सही है, क्लियर है, क्या डाउट था? यस सर। देखो और सर राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकते सर? राइट में मतलब 9q के राइट में? यस सर, पॉजिटिव चार्ज, दोनों का अट्रैक्शन बैलेंस हो जाएगा। हाँ, 9q के राइट में हम पॉजिटिव चार्ज रख के अगर बैलेंस करना चाहें तो हमको ऐसा लगेगा कि बैलेंस हो जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ कि अगर हमने 9q के राइट में रखा है तो 9q की वजह से जो फोर्स लगेगा और 4q की वजह से जो फोर्स लगेगा, कौन बड़ा होगा? लेकिन सर उसकी ऐसे अगर डिस्टेंस वो कर दिया है, मतलब डिस्टेंस एडजस्ट कर दिया है तो ये बताओ, 9q बड़ा है और 9q से डिस्टेंस भी छोटा है, तो ऐसा होगा ना कि 9q का फोर्स हमेशा बड़ा होगा इसके ऊपर। हाँ सर, अच्छा समझ गया, ओके सर। यहाँ रखने से क्या फायदा हुआ? यहाँ रखने से फायदा ये हुआ कि जो छोटा चार्ज था उससे डिस्टेंस कम है बढ़ गई सर, और जो उसकी बड़ा चार्ज है उससे डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो बैलेंस बन यस गया। सर, यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करो। देखो इस केस में क्या हो रहा है, एक स्क्वायर है सबसे पहले तो, ठीक है,
और कह रहा है कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक प्लस क्यू पे बाकी सबकी वजह से फोर्स निकालें तो तुम देखो क्या ये फोर्स इस तरह से आएंगे क्या? अभी जैसे हम लोगों ने लिखा था ये F/2 इधर आएगा, इसी तरह से इसके ऊपर F इधर लगेगा, इसके ऊपर F इधर लगेगा, और इधर से लगने वाला F/2 इधर आएगा। देखो, और इसके बीच में जो ये फिल्म बन गई है, ठीक है, उस फिल्म की वजह से उस फिल्म की वजह से फोर्स अगर हम किसी एक के ऊपर निकालें तो बताओगे कैसे निकाल सकते हैं? हम बल्कि ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम ये वाला पोर्शन स्टडी कर लें, लेट से हमने इधर वाली रॉड ले ली, तो इस रॉड के ऊपर, क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स हम किसी पॉइंट पे तो निकालते नहीं है, लेंथ पे निकालते हैं। तो अगर हम ये बोलें कि इस सिस्टम को हम अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, तो ऐसे बोल सकते हैं कि लेफ्ट हाफ राइट हाफ पे जो लगा रहा है, राइट हाफ लेफ्ट हाफ पे जो लगा रहा है, वो बैलेंस होना चाहिए। तो ये बताओगे कि ये सरफेस टेंशन का फोर्स कितना आएगा निकल के इस केस में? हम्म, अगर हमने ये वाली लेंथ हमको ए दी हुई है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना आएगा? तो ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये वैल्यू बन जाएगी सरफेस टेंशन एस, गामा दिया हुआ है, चलो गामा इंटू ए, और क्या इंटू 2 भी करना पड़ेगा। और ये जो फोर्स है ये इक्वल करेंगे हम लोग, किसके इक्वल करें ये बताओगे एफ के टर्म्स में? ये बनेगा 2F 2F, पे सर। नहीं 2F प्लस 2 टाइम्स F/2 cos 45। देखो जल्दबाजी नहीं करो, ध्यान से समझो। हमने ये फोर्स जो लिया है ना, ये फोर्स किसके ऊपर लिया है? इन दोनों के ऊपर कंबाइंड लिया है। तो इन दोनों के ऊपर कंबाइंड इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है? तो केवल ये वाला हटा दो जो ये दोनों आपस में लगा रहे हैं, चाहो तो दिखाओ भी नहीं। अब ये जो लग रहा है लेफ्ट हाफ से राइट हाफ पे, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? जो मैंने लिखा है वो आएगा या नहीं आएगा? यस सर। आएगा 2 गामा ए इज इक्वल टू, तो ये कितना बनेगा बताओ जरा? अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 प्लस √2 बचेगा, नहीं 2 प्लस 1/√2, और f की वैल्यू क्या होगी? तो f की वैल्यू होगी k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बताओ, बताइए। तो यहां से तुम देखो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाती है? ए क्यूब जो है वो क्यू स्क्वायर अपॉन गामा के इनवर्स प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो यहाँ से ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन गामा टू द पावर 1/3। फिलहाल हमको सिर्फ पावर चाहिए था तो आसानी से हो गया। पावर निकालने के लिए ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग जानते हैं कि भाई सरफेस टेंशन की वजह से जो भी फोर्स होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो भी फोर्स होगा, बैलेंस करोगे तो अपने आप तुमको पावर मिल जाएगी। कांस्टेंट की जरूरत नहीं थी फिलहाल तो, बट अगर निकालना पड़े तो निकाल सकते हैं ना, बताओ। क्लियर है? बोलिए। और इसमें एक बताओ क्वेश्चन, मान लेते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, पॉइंट ओ से सस्पेंडेड है, और ये m मास q चार्ज है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि हमें इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए जिससे ये सर्कल कंप्लीट कर ले, और इसके सेंटर पे भी एक क्यू रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग है ये। हमें इसमें निकालना है फाइंड u मिनिमम such that Bob completes vertical circle
वर्टिकल सर्कल अबाउट O इफ ए पार्ट में लिखेंगे KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर इज ग्रेटर देन mg एंड बी पार्ट में KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर इज लेस देन mg। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर ग्रेटर देन mg, KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर अगर लेस देन mg है तो क्या होगा? चलो इसको ट्राई करना, फिर आगे नेक्स्ट टाइम पे बढ़ाएंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हम लोग अब देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा फोकस करके थोड़ा बढ़ाएंगे इसको, ठीक है।